बैठ, याद कर। 5 मिनट में याद करेगा, 5 मिनट में छुट्टी, नहीं याद करेगा, रात के 8 बजे 9 बजे तक ये जाने नहीं दूँगा, यही मुकेश आज से करके। कुछ बच्चे जो होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको आप कैसे कैटेगराइज़ करते हैं या कैसे पढ़ाते हैं? कि बेटा ये ना पोएम है, ये 5 लाइन आपको याद करके लानी है। हमें पूछा समझ में आया? ही वाज़ लाइक हाँ सर। नेक्स्ट डे जब वो आया, उसके पेरेंट्स आए एक दिन मेरे पास में कि सर आप 15 मिनट छुट्टी कर देते हो, ऐसे कैसे पढ़ाओगे आप? मैंने उनको बोला सर आपको रिजल्ट से मतलब है ना, आप 1 महीना मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो। आपके बच्चे का पिछले साल का क्या रिजल्ट आपको पता ही है। अभी रुक जाओ, अगर खराब आया ना, फिर रिजल्ट आया सारे के सारे सब्जेक्ट में। Hello and welcome back to yet another episode of Let's Connect and Grow Together. Education is the foundation upon which we build our futures. और इस फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं पिलर्स को हमारे टीचर्स। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ ऐसे ही एक टीचर हैं, इम्पैक्ट एकेडमी के फाउंडर अशरफ सर। वेलकम सर। थैंक यू। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे इम्पैक्ट एकेडमी की शुरुआत की? ओके। मैम बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मेरा एक्चुअल में पहले से ही मन था कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करूं, और मेरा बोलना चाहिए मेरा पैशन था पढ़ाना। तो इनिशियली तो मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट एट दैट टाइम दे वांट्स कि मैं मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, तो उन्होंने मुझको मना किया था कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बट स्टिल मैं घर में ये बोल करके कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, ये बोल करके रायपुर आया था। एंड देन 2 महीने 3 महीने के अंदर में मैंने अपना सेंटर ओपन किया। घर से मैंने 1 रुपए भी नहीं लिए थे कभी भी, ना तब से लेके आज तक के कुछ भी नहीं लिया मैंने। जो हुआ वक़्त के साथ धीरे-धीरे होता गया, लोग भी जुड़ते गए, और ऐसा भी नहीं है कि शुरू मैंने जब किया 2014-15 में, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने खोला और इनिशियली बहुत सारे लोग आ गए। मुझको आज भी बहुत अच्छे से याद है जब सेंटर ओपन हुआ था, तो हमारे पास सिर्फ 3 बच्चे थे, ठीक है? और आई गेस 18,000 रुपए के आसपास 18,000 का हमारा रेंट था ऑफ़िस का, ठीक है? एंड जिस दिन ओपनिंग हुई थी, मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है, मेरे पास शायद 2 ढाई सौ रुपए कुछ बचा था, ठीक है? अब वो मैं जानता था, अब मैं बोलूँगा थोड़ी सामने बाहर किसी के पास में। बस ये था कि अभी ओपन हो गया है, अब एडमिशन होगा, अब पैसे आएँगे, अब आगे चीज़ें सेटल्ड होंगी, अपने आप चीज़ें वर्कआउट करेंगी करके। तो शुरुआत में 2-3 बच्चे आए, वो भी प्राइमरी वाले बच्चे थे। मैंने टीचर्स का इंटरव्यू वगैरह लेकर के फाइनलाइज़ करके रखा हुआ था, बट मैं उनको जॉइनिंग तभी देता, मेरी कैलकुलेशन और मेरी मैथ्स ये थी कि मैं उनको जॉइनिंग तब दूँगा, जब मेरे पास इतने बच्चे हो जाएँ एटलीस्ट कि मैं प्रॉफ़िट में चलूँ। तो शुरुआत में मैं खुद पढ़ाना शुरू किया, और मुझको आज भी याद है वो तीनों इतने कमज़ोर थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर बच्चे थे लिटरली कि वो मतलब उतने मुझ टफ़ आज तक के मैंने हैंडल नहीं किया है लिटरली। उसमें से एक बच्चा था, नाम नहीं बताऊँगा। मैंने ना उस बच्चे को कॉपी में पहले मैंने उसको बोला कि बेटा ये ना पोएम है, ये 5 लाइन आपको याद करके लानी है। हमें पूछा समझ में आया? ही वाज़ लाइक हाँ सर। समझ में आया? क्या करना है? वो देख रहा है मेरा चेहरा। उसकी कॉपी में लिख के दिया कि पेज नंबर इतने से यहाँ तक का 5 टाइम लिख के लाना है। ले जा इसको 5 बार लिख के लाना। नेक्स्ट डे जब वो आया, तो जो चीज़ मैंने रेड पेन से लिख के दिया था, उसको 5 बार लिख के लेके आया। तो इतने खतरनाक बच्चे थे। ठीक है? तो कुछ दिन तक के तो मैं एकदम अपना मेहनत करके बेस्ट देने की कोशिश किया। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, जो बच्चा जैसा है, उसको उसी के लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के रिज़ल्ट मिलेगा। और ये चीज़ मैं आज तक के फिर फ़ॉलो कर रहा हूँ। तब फिर मुझको ये समझ में आया इनका ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है? इनके पेरेंट्स इनको भेजे हुए हैं, और ये होशियार हैं लेकिन ये मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैं उसके लिए रूल बनाया था, जैसे ही वो 5 बजे एंटर करता था, आई वाज़ लाइक देख बेटा आज ये 3 चीज़ याद करनी है, ये पकड़ कॉपी, ये पकड़ आंसर, ये बुक, अब समझा दिया हूँ पूरा-पूरा, बैठ याद कर। 5 मिनट में याद करेगा, 5 मिनट में छुट्टी, 20 मिनट में याद करेगा, 20 मिनट में छुट्टी, 2 घंटे में याद होगा, 2 घंटे में छुट्टी, नहीं याद करेगा, रात के 8 बजे 9 बजे तक ये जाने नहीं दूँगा, यही रुकेगा आज से करके, ठीक है? तो पहले दिन मैंने उसको रुकवाया शाम 7 बजे तक के, 5 बजे से 7 बजे तक के। वो लिटरली रो गा के याद करके गया। नेक्स्ट डे आया, आधे घंटे में याद करके सुना दिया। मैं छोड़ दिया। तीसरे दिन आया, 15 मिनट में याद करके सुना दिया।
अब देखो इस चीज़ में ना बच्चे को ये लग रहा है कि मैं बढ़िया फ्री हो जा रहा हूँ जल्दी, लेकिन एज़ अ टीचर मैं उसके अंदर एक हैबिट बिल्डअप कर रहा हूँ। वो जिस चीज़ को 4 घंटे 3 घंटे में करता था, अब वो उस चीज़ को 15 मिनट 20 मिनट में कर रहा है। उसके पेरेंट्स आए एक दिन मेरे पास में कि सर आप 15 मिनट छुट्टी कर देते हो, ऐसे कैसे पढ़ाओगे आप? मैं उनको बोला सर आपको रिज़ल्ट से मतलब है ना, आप 1 महीना मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, आपके बच्चे का पिछले साल का क्या रिज़ल्ट आपको पता ही है। अभी रुक जाओ, अभी देख लो, अगर खराब आया ना 100% पूरी फीस रिटर्न कर दूँगा आपको घर पे। और मैं उनको बोल के रखा था जब यहाँ से जाएगा, खेलने देना उसको घर पे। क्योंकि वो छोटा बच्चा था, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का बच्चा था। मैं हर रोज़ उसको एक छोटा-सा टास्क दूँ, उनका कोई बहुत बड़ा सिलेबस होता ही नहीं है ना? तो मैं उसको हर रोज़ थोड़ा-सा टास्क दूँ, वो फट से मेरे को याद करके सुनाए, उसको पता है कि बढ़िया सर छोड़ देंगे, घर जाए कंप्लीट करे। ये मैं तीनों बच्चों के साथ कर रहा था। फिर आई गेस 1.5 महीने के बाद में रिज़ल्ट आया। एक बच्चा होली क्रॉस बरन बाज़ार का था, एक होली क्रॉस पेंशन बाड़ा की नहीं, मतलब 3 अलग-अलग स्कूल के बच्चे थे, 3 बच्चे थे और तीनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। फिर रिज़ल्ट आया, सारे के सारे सब्जेक्ट में फुल, 10 में 10 सीजीपीए। फिर अब 1.5 महीने तक के कोचिंग खोलने के बाद में 3 ही बच्चों को पढ़ाता था मैं। जिस दिन रिज़ल्ट आया, एटीएम हुआ, तो होता ये है कि एक पेरेंट्स ना दूसरे पेरेंट्स से बात करता है कि अरे ये वाले बच्चे का तो बहुत कम रिज़ल्ट आता था, ऑल ऑफ सडन इसका ज़्यादा कैसे आने लग गया? तो वो पेरेंट्स फिर बताते हैं हम अपने बच्चे को ना वहाँ डाले हैं, तो वहाँ रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ है। जब रिज़ल्ट बोलता है ना, तो फिर अपना अलग से एडवर्टाइज़मेंट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हुआ ऐसा कि उन 3 लोगों का रिज़ल्ट देख कर के मेरे पास नेक्स्ट 4 या 5 डेज़ में अराउंड 57 बच्चे थे 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है? मैं 3 टीचर हायर कर रहा हूँ उसके बाद फिर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। मैं प्राइमरी पढ़ाना बंद ही कर दिया उसके बाद ना टू बी ऑनेस्ट। देन 9th, 10th, 11th, 12th सबकी बैचेज़ बन गई, क्योंकि कोई आएगा तो वो किसी ना किसी को रेफ़र करेगा करेगा। और जब रिज़ल्ट आते जाएगा तो उनके रेफ़रेंस में आने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी एंड तब से फिर जो काम कर रहे हैं तो आज तक के कर ही हैं मैम। इनिशियली छोटे लेवल पे बहुत छोटी-सी जगह से हमने शुरुआत किया था, लेकिन अब हमारे पास में 2 ब्रांचेज़ हैं, एक शैलेंद्र नगर में है, एक अवंती विहार में है, अराउंड 23 टीचर्स हैं, ठीक है? हॉस्टल है, मेस है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, पिकअप एंड ड्रॉप भी करवाते हैं हम बच्चों का, तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने लगे हैं। बच्चे को आना है, पढ़ाई करना है, बाकी आप एग्ज़ैक्टली, फैसिलिटी बाकी पूरी चीज़ें मैं एक जगह पे प्रोवाइड प्रोवाइड करा रहा हूँ। कर रहे जी हैं। हाँ। वेरी नाइस। सो आपकी अपनी एकेडमी में इतनी कुछ चीज़ें हैं, तो जो वहाँ पे बच्चे आते हैं उन्हें आप अलग-अलग, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको आप कैसे कैटेगराइज़ करते हैं या कैसे पढ़ाते हैं? मैम देखो हम लोग किसी एकदम ज़्यादा बल्क में हम लोग क्राउड नहीं लेते हैं। यानी कि एक बैच में हमारे पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे 9th स्टैंडर्ड से ऊपर की बैचेज़ में हम 30 स्टूडेंट्स लेते हैं और जो छोटी बैचेज़ हैं लाइक 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड, इन बैचेज़ में हम लोग सिर्फ 15 स्टूडेंट्स रखते हैं। तो 15 अगर हैं, छोटे बच्चों की अगर बात करूँ, 15 लोग हैं, इंडिविजुअली टीचर एक-एक के ऊपर आराम से ध्यान दे देता है। 9, 10th, 11, 12 पे ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अलग तरह से वर्कआउट करती हैं और नो डाउट कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके पीछे अलग से ध्यान देना पड़ता है। देखो क्लास में अगर स्ट्रेंथ कम रहेगी, तो एज़ अ टीचर अगर मैं सबको पहचानता हूँ, मान लो क्लास में मेरे पास 100 लोग बैठे हैं, तो आज सामने कोई और बैठा है, कल कोई और बैठा है, तो मैं खुद नहीं पहचानूँगा। लेकिन अगर लिमिटेड लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? एक स्पेसिफिक अमाउंट में बच्चे हैं, तो पढ़ाने के बाद हर दिन उन बच्चों का चेहरा जब देखूँगा पढ़ाने के बाद में, तो उनकी फेस देख के समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को ये चीज़ समझ में आई है, इस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और जहाँ हमको लगा कि ये बच्चा शक्ल से दिख रहा है कि इसको ये चीज़ में डाउट है, ये पूछ नहीं रहा है करके, तो हमको एज़ अ टीचर हमारा काम है, हम पलट के उनसे पूछते हैं कि इसका आंसर ये कैसे आया? ये वाली लाइन कैसे हुई? चलो बताओ करके। तो वो बच्चा अगर बता लिया, तो ठीक है, नहीं तो उसको पता है अगर नहीं बताऊँगा तो सर मेरे से पूछ लेंगे, तो वो डाउट पूछना फिर धीरे से शुरू कर देते हैं। और पूछने से ही सीखता है इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई सीख के पैदा हुआ वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो जितना ज़्यादा पूछेंगे इनके लिए अच्छा है। लेकिन ये एज़ अ टीचर हमारा भी काम है कि हम उन बच्चों को देखें जो कमज़ोर है, जो पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसका रिज़ल्ट अच्छा लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो वीक है, उसको आप अच्छा कर रहे हो देन आफ्टर वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कम्पीट कर रहा है, वो आपकी एक्चुअल में मेहनत है। तो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और जो बच्चे जिनको ऑलरेडी आता है, उनके पीछे मेहनत थोड़ी-सी कम हो जाती है आई सपोज़। हाँ मैम, उनके पीछे में मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। उनको बस ये गाइड करना रहता है कि ये वाली चीज़ ऐसी भी हो सकती है, तुम ऐसे करके जल्दी बना सकते हो। कुछ
परेशानियाँ भी होती हैं इन बच्चों के साथ में। जो बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, वो कई बार ना जल्दी के चक्कर में गलत बना देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हाँ, मतलब जल्दी बनाने के चक्कर में या शो ऑफ करने के चक्कर में कि मैं दूसरों से जल्दी बना लेता हूँ, के चक्कर में छोटी-छोटी सिली मिस्टेक कर लेते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स का इश्यू रहता है कि मेरे बच्चे को आता सब कुछ है लेकिन जल्दबाज़ी में वो 2+2 5 लिख के आ जाता है कभी-कभी करके। तो ये चीज़ का एक ही तरीका है, वक़्त के साथ वो बच्चे के अंदर जैसे-जैसे पेशेंस आएगा, कामनेस आएगी, वो इम्प्रूव कर जाएगा। या तो टेस्ट बार-बार लेते जाओ, जो कि हम लेते हैं हर संडे। एवरी संडे उनका एक टेस्ट ले लो। तो वो 1 बार खराब करेगा, 2 बार खराब करेगा, 3 बार खराब करेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि मेरे मार्क्स सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इस चीज़ की गलती के कारण कट रहे करके। तो वो वक़्त के साथ अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेगा कि हाँ, ये वाली चीज़ नहीं करनी है करके। देन वो इम्प्रूव कर जाएगा। हम बात करें जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, जी। तो वो लोग सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? मैम नीट और जेईई का एग्ज़ाम ऐसा है, दोनों ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे ना इनिशियली जब शुरुआत होती है सेशन की, तो बहुत जोश में आते हैं कि इस साल मैं खूब मेहनत करूँगा, है ना? और इतना लाऊँगा, वो वाले कॉलेज में जाऊँगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिर जब पढ़ाई की शुरुआत होती है, सेशन स्टार्ट होता है ना? मई के मन में जैसे एग्ज़ाम हुआ, तो जून-जुलाई में जब बैचेज़ स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे खूब एफ़र्ट मारते हैं। फिर आता है ये वाला महीना अगस्त, सितंबर, ठीक है? फिर आता है 15 अगस्त, नवरात्रि, फिर हॉलिडेज़ लगने शुरू होते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती हैं लगातार। इनमें ना ये बच्चे घर जाते हैं, वापस आते हैं, इस बीच में ना इनकी हैबिट छूट जाती है। यूजुअल नीट और जेईई के टॉपर वाले बच्चे 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का सिटिंग करते हैं क्लास में। जैसे अभी बैच लगती है सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे के लिए। 5 घंटे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास आने के पहले भी वो घर से पढ़ के आ ही रहा है बच्चा। देन आफ्टर क्लास से जा रहा है, मैं डीपीपी दे रहा हूँ, घर में भी बैठ के प्रैक्टिस शीट बना रहा है। डीपीपी हर रोज़ बना रहा है बच्चा। जो डाउट है, वो लाके मुझसे पूछ रहा है। तो उसकी हैबिट में क्या है, इनिशियली जब बैच स्टार्ट हुई, उसकी हैबिट में है, क्लास में आके 25, 30, 40 क्वेश्चन मेरे साथ बनाएगा। घर जाके 30-40 क्वेश्चन घर में बनाएगा। एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ ना। इस फिर से सारे हाँ, तो ऐसे 3 सब्जेक्ट बनाएगा, तो मोटा-मोटी आप मान के चलो 250 से 300 क्वेश्चन तो दिन के वो बनाती ही हैं। ठीक है? तो 30 दिन का आप जोड़ोगे तो 1000 क्वेश्चन वो बच्चा बना रहा है। लेकिन अब वो 10 दिन के लिए घर चला गया, सपोज़ मान लो, है ना? जैसे द दिवाली की छुट्टी लगी, 5 दिन गया, तो अब उसको लग रहा है 5 ही दिन तो छुट्टी कराऊँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा? उस 5 दिन में ना आप एक मोटा-मोटी राउंड फिगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वो तो छूट ही रहे हैं, बट उसकी हैबिट छूट गई। देन जब इन लोग वापस आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है अरे हटाओ ना, अभी तो इतना पढ़ रहे हैं, पहले अभी और कौन करेगा? वो हैबिट इन लोग ना दिसंबर जनवरी के आसपास में थोड़ी-सी छोड़ डालते हैं। इनके ऊपर वापस प्रेशर आता है फरवरी के आसपास में, जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होती है। तब 720 मार्क्स के पेपर में जब इनके मार्क्स कम आने शुरू होते हैं ना, तब इन लोग हड़बड़ाते हैं कि अब कैसे होगा? अब कैसे करेंगे? इस एग्ज़ाम को निकालने का एक ही तरीका है, शुरू से लेके लास्ट तक के एक जैसे पढ़ना। आपको फ़ोकस्ड रहना ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आप छुट्टी में हो, तो भी आपको घर में बैठ कर के भले आप 40 के बजाय 20 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। बड़ी चीज़ पाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। बच्चों पे बहुत स्ट्रेस भी होता है, जैसे घर वालों का अलग स्ट्रेस, सोसाइटी का अलग स्ट्रेस, साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर अच्छा कर रहे हैं उनका अलग स्ट्रेस। तो ये सारे स्ट्रेस से बच्चे कैसे डील करें? क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे अब कोटा में इतने इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं, जी। तो मेंटली कैसे बच्चे आप अपने आप को काम करें या स्ट्रेस फ्री करें? मैम देखिए, ये ना जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है? कोई-कोई ऐसे हैं जिनको फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, बट वो अपने दिमाग में सोच-सोच के चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से स्कूल लेवल पे अच्छा ल लेके आए हैं, तो उनके फ्रेंड्स ना उनको टॉन्ट मत मारें इस बात का उनको स्ट्रेस रहता है, ठीक है? तो उनको ऐसा लगता है अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो मेरे पड़ोसी हँसेंगे, मेरे रिश्तेदार हँसेंगे या मेरे घर वाले लोग क्या बोलेंगे? तो वो लोग इस चीज़ को सोच-सोच के ओवरथिंकिंग करके इस चीज़ को बढ़ा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न एक्चुअल में ओवरथिंकिंग ही है, दैट्स इट और कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई जो है वो शुरू से लेके अब तक के सिंपल सी एक क्लियर चीज़ है।
कि आप डेली अपना एक रूटीन बना लो, फिक्स्ड टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप पढ़ाई करो। देन आप ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में 1000 सवाल बनाने हैं। आप छोटे-छोटे टास्क सेट कर लो, ठीक है? कि आज मुझको आज के दिन में मुझको इतना पोर्शन कवर करना है, बस। क्या होता है जब हम बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ ना बहुत बड़ी लगने लगती है, ठीक है? फिर उसको अचीव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो वो नहीं होती है, ठीक है? उसका सबसे आसान तरीका ये है, आप गोल बड़ा सेट ही मत करो। आप गोल सेट करो 1 दिन का, 2 दिन का, आज से 3 दिन के अंदर में इतना कवर करना है, इतना पोर्शन कवर करना है, 7 दिन के अंदर में इतना पोर्शन कवर करना है और जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो गई, देन ट्रीट योरसेल्फ। आप खुद से अपने आप में ले लो, मैं इतना कंप्लीट करूँगा, मैं उस दिन नहीं पढ़ूँगा। मैं इतना कंप्लीट करूँगा, उस दिन मैं ये वाली चीज़ कंप्लीट करूँगा, ठीक है? अपने आप को एक छोटी-छोटी सी चीज़ों में बाँध लो उस चीज़ को लेकर के। बहुत बड़ा गोल सेट नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से जैसे मान लो अगर कोई बच्चा एक चैप्टर पढ़ रहा है, तो अगर उसका आज गोल है कि मैं इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक आज कंप्लीट करूँगा, वो 3 कंप्लीट कर लो, बस। आप आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे, बशर्ते आप अपने मन को कंट्रोल कर लो कि आज इतना हुआ है, मतलब आगे भी पूरा हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक साथ बोलेंगे ना कि एक ही दिन में सब कुछ कर जाएँगे करके, तो वो वैसे भी नहीं होने वाला और वो चीज़ें बढ़-बढ़ के मन में ऐसी हो जाती हैं कि उसके बाद फिर बच्चा फ़ील करने लग जाता है कि अब कैसे करूँगा, ऐसे करना। क्या होगा? इसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार से अच्छे से इस चीज़ को लेकर के समझाएँ कि बेटा आप अपना बेस्ट दो, जो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, है ना? तो ऐसे में बच्चा कभी कुछ गलत करने का सोच नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट, है ना? लेकिन अगर पेरेंट्स का ऐसा है कि कुछ ख़ास लेना-देना नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं ना मैम, मतलब मैं देखा हूँ, आते हैं, मस्त एडमिशन करवाएँगे, डे 1 में एडमिशन करवा देंगे। हॉस्टल देखे नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे वहीं कि ये हॉस्टल में रहेगा, आपके पास में ये यहाँ रहेगा, ठीक है? आप देख लेना सर, हम आपके भरोसे में छोड़ के जा रहे हैं करके। और कम बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम बात करते हैं अपने बच्चों से और तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में फ्रेंडली रहेगा, उतना ज़्यादा बच्चा उसके साथ में शेयर करेगा और जितना ज़्यादा पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर के रिलीफ दे देगा बच्चे को, उतना ज़्यादा बच्चे के मन में बिल्कुल भी गलत थॉट नहीं आएगा। एज़ अ इंस्टीट्यूट, एज़ अ टीचर हम चाहते ज़रूर हैं कि बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आए, बट मुझको नहीं लगता कि कोचिंग की तरफ से या स्कूल की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि कोई बच्चा कुछ गलत करने के बारे में सोच सके। वो चीज़ ना सोसाइटी से ही आता है बिल्कुल। एक्चुअल में। सोसाइटी के कारण पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं, हाँ, तो ये दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, बच्चों के लिए होती है। और ये पेरेंट्स को शायद समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा आपका है। वो अगर कम मार्क्स भी ला रहा है, तो उसका कुछ और स्किल होगा, मे बी वो कहीं और जाके हर इंसान सब चीज़ नहीं कर सकता, है ना? भगवान सबको अलग-अलग बनाया है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स एक करते हैं, जो मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स ना कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइक मेरे मामा के लड़का, मेरे मामा के भाई का लड़का या मेरे नाना की ताया का ये जो है, उसने ये किया था, तो आज वो देखो इस पोस्ट में है, तो मैं अपने बेटे का ये करवा देता हूँ। अरे! वो अलग इंसान है, आपका बच्चा अलग इंसान है। हो सकता है उस चीज़ में वो अच्छा होगा, उसको वो चीज़ मिल गई, ठीक है? हर कोई एक काम को नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये काम कर डालें। आप कोई काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आकर के आपका काम कर ले, है ना? इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ढूँढना कि मेरा पैशन क्या है और अपना पैशन फ़ॉलो करना। अगर वो ये कर रहा है तो उसके लिए काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से वो काम काम जैसा नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और सक्सेस तो उसके पीछे आ ही जाएगी आराम से कहीं न कहीं से। जैसे आपने भी शुरुआत की थी अपने मन हाँ, को फॉलो मैं अपने मन से किया था, मुझको इस बात का कोई कोई परवाह नहीं थी मेरे को इस चीज़ की कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट बतला रहा हूँ मैं आपको, जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था, मैं 2 साल तक के मतलब कोचिंग खोलने के बाद 2 साल तक के, कोचिंग में किचन में ज़मीन में गद्दा डाल के सोता था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अक्सर अलग से रेंट पे कहीं कोई जगह लेकर के अफ़ोर्ड कर सकूँ और मतलब ये बोलना चाहिए कि जैसी फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ या जितने अच्छे में मैं रहा हूँ, उस हिसाब से बहुत लो में जाके काम किया हुआ है, ठीक है? जब 1 साल हुआ पहला सेशन जब मेरा कोचिंग का गुज़रा, तो हमारे यहाँ से ना नीट और जेईई में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं निकला। अब ऐसा नहीं कि बैच नहीं बनी थी, बैच बनी थी, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो मुझको लगा यार मैं गलत पढ़ाता हूँ क्या, कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला करके। तो मैं नेक्स्ट ईयर ना खूब पढ़ाया, तबीयत से, मतलब जितने बच्चे मेरे पास थे, अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे थे, खूब एफर्ट मारा इनके पीछे में। तो आईसीएआर का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें निकले बच्चे। आईसीएआर में हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 53 आया था उस टाइम पे, ठीक है? और नीट के पेपर में निकले, जेईई, मतलब हर एग्ज़ाम, जितने एग्ज़ाम होते हैं, सब में 2-4, 2-4, 2-4, 2-4 सब में निकल गया। जबकि बच्चे ना एक बैच में किसी में 10, किसी में 12, तो अगर 12 लोगों में मैं 2-3 लोगों का सिलेक्शन दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छा बहुत सिलेक्शन अच्छा हुआ, है। ठीक है? और ऐसा नहीं कि रायपुर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, धीरे-धीरे नाम होना शुरू हो जाता है। मैं काफ़ी यंग था उस टाइम पे, आई गेस 24-25 ईयर का रहा हूँगा मैं, बस अब ठीक। कॉलेज पास कर हाँ, जस्ट मेरा कंप्लीट ही हुआ था। बहुत सारे लोग ना ऑफ़िस आके मेरे से पूछते थे, डायरेक्टर सर कहाँ है बुलाओ करके, तो बोलना पड़ता था बैठ भाई मैं ही हूँ, जो बात करना है मेरे से ही करना है करके। तो हँस देते थे मुँह में, है ना? तो उस टाइम पे जब ये निकला, तो मुझको सबसे पहले एक अवार्ड मिला था यंगेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट इन छत्तीसगढ़ का, वाओ! ठीक है? और दैनिक भास्कर की तरफ से एक मिला था मोस्ट पॉपुलर फिज़िक्स टीचर का, ठीक है? तो जब दूसरा वाला अवार्ड मिला ना, तो मुझको आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ से मुझको एक जॉब ऑफ़र हुई थी। ये चीज़ मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते, ठीक है? मैं अब जान हाँ, मेबी अब जान जाएँगे। तो वो जो जॉब थी, वो फिज़िक्स टीचर की थी, ठीक है? उस टाइम पे हार्डली ना मंथ एंड होने पे मेरे पास में कभी 5,000 बचता था, कभी 7,000 बचता था, कभी 8, वो भी नहीं बचता था मैम, कहीं नहीं, नहीं, सच बता रहा हूँ आपको, है ना? बट ये जो जॉब थी, इससे मेरे को पैकेज ऑफर हुई थी 18 लाख पर एनम की। अच्छा उस टाइम पे ब्लैक उस टाइम पे अराउंड 1 महीने का 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलना काफ़ी ह्यूज था। बट मेरे अंदर ज़िद थी कि मैं अपना ही करूँगा, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा करके। तो मैं नहीं जॉइन किया उसको, और मैं घर में इसलिए नहीं बताया कि अगर घर में बताऊँगा, तो घर वाले फ़ोर्सफुली बोले करो यहाँ, तुमको ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जॉइन कर लो करके। तो मैं वो जॉइन नहीं किया, और ट्रस्ट मी, मैं आज की डेट में बिल्कुल ये फ़ील करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, क्योंकि आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, वो अपने फ़ैसले के कारण ही पहुँचा हूँ। अगर मैं हड़बड़ा करके या पैसे के लालच में कहीं और चला जाता, तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाता जो मैं आज कर पा रहा हूँ। सही बात है। आप सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, जी। तो फिजिक्स को बच्चे और इंटरेस्टिंगली खुद से कैसे पढ़ें? जैसे आप लोग तो गाइड करते ही हो, लेकिन जब बच्चा घर में पढ़ रहा है, तो वो उसके लिए कैसे इंटरेस्टिंग हो? मैम देखिए, पहले तो इंटरेस्टिंग टीचर को ही बनाना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ बच्चे को कि रियलिटी में ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो वो चीज़ ना उसके दिमाग में एक बैठ जाएगी कि ये चीज़ ऐसी हुई थी, सर ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ है करके, ठीक है? बाकी फ़िज़िक्स में ना सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, पहला है कॉन्सेप्ट, एक बार किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वो समझ गया उस टॉपिक को, वो बना ही लेगा, कहीं न कहीं से कैसे न कैसे कर-कुरा करके बना लेगा। दूसरी चीज़ है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। अब रही बात इंटरेस्टिंग करने की, तो अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ एज़ अ टीचर, मतलब मैं, ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, हर टीचर की बात है। एज़ अ टीचर अगर मैं अच्छे से मतलब क्लास में लेक्चर ऐसा डिलीवर कर रहा हूँ कि उसको पढ़ के ना बच्चे को फ़िज़िक्स अच्छी लगने लग गई, तो मेरे बिना बोले ना वो घर में जाके पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स अच्छी है, ये उसके दिमाग में बैठा है। लेकिन अगर मान लो कि क्लास में मेरा लेक्चर बोरिंग गया, कि बच्चे को लगे अरे ये आए अपना खुद ही बनाए, खुद ही पढ़े और पढ़ाए अब चले गए करके, तो उसके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, इसमें कुछ होता नहीं है, खाली इसमें याद करने की चीज़ है, इसमें टफ न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें डाटा पुट करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है और आंसर आ जाता है करके। तो वैसे में बच्चा उसको कभी इंटरेस्टिंग समझेगा ही नहीं। उसको इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब मैं क्लास में पहले इंटरेस्टिंग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं उस चीज़ की क्यूरियोसिटी पैदा करूँगा कि ये चीज़ ऐसी हुई, इस वजह से इस साइंटिस्ट ने ऐसे किया, तब जाके ये चीज़ ऐसे सामने आई, तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आज की डेट में ये इस तरह से पड़ता है। तो ये चीज़ अगर एज़ अ टीचर हम करने में कामयाब हो गए, जो कि आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो बच्चा है, वो इंटरेस्ट के साथ घर में पढ़ेगा, और फिज़िक्स ऐसा है ना कि मैं एक बार पढ़ाया और घर में एक बार बच्चा पढ़ लिया, तो वो भूलेगा ही नहीं, वो चीज़ उसको याद हो जाएगी। इसमें ज़्यादा रटने-वटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूले में है कुछ-कुछ चीज़ें जो याद करनी पड़ती हैं, और मेरा तो पर्सनली मानना है कि फ़ॉर्मूले भी रटने की ज़रूरत नहीं है,
न्यूमेरिकल इतने बना लो कि फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जब इंसान बनाता है तो फॉर्मूला खुद ही याद हो जाता है। क्योंकि अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो फिर भी आप भूल जाओगे एक बार। आप याद ही नहीं करोगे तो भूलोगे ही कैसे उस चीज़ को। बनाते जाओ, बनने लग जाएगा। एक तरह की हैबिट में ला ले अगर इंसान उस चीज़ को तो हो जाएगा। और अगर बच्चा पहले से ये माइंडसेट लेके चल रहा है कि ये सब्जेक्ट तो खराब है, ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, केमिस्ट्री में भी है, ये मैथ्स में भी है, बायो में भी है, कि बच्चे के मन में ये चीज़ है कि ये वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये चीज़ बेकार है, मैं कितना भी पढ़ लूँ इसमें कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ ना वक़्त के साथ उसको और ज़्यादा टफ़ लगती ही जाएगी और आगे जाके वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है बच्चों पर। बच्चे खुद भी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो पढ़ाई के लिए भी सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी हो गई है। कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कुछ टिप्स भी आजकल टीचर्स दे डाल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैम देखो सोशल मीडिया ना एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? वहाँ बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है? अब वो मान के चलो एक कमरा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब एक बच्चा वहाँ गया, ठीक है? अब वो बच्चे का कॉल है कि वो क्या चीज़ उठाएगा। एकदम सीधी-सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए आगे जा कर के, ठीक है? अब वो बच्चा जाके गलत चीज़ पिक करेगा, तो पेरेंट्स को कभी पता नहीं चलेगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना? और वो बच्चा अगर अच्छी चीज़ पिक करेगा, तो फ़ायदा उस बच्चे का है, गलत चीज़ पिक करेगा, तो नुकसान भी उसी बच्चे का है, ठीक है? पेरेंट्स तो अपना फ़र्ज़ निभा ही रहा है, कभी अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल रहा है, अच्छे से अच्छी कोचिंग में डाल रहा है ना? अच्छे से अच्छा महँगा फ़ोन दिला रहे हैं, इंटरनेट है, वाई-फाई है, सभी फैसिलिटी दे के रखी गई है। पहले के लोगों को इतना कुछ नहीं मिलता था, कम रहता था, तो उनके मन में ये भी रहता था कि मुझको मेरे पास ये चीज़ कम है, फ्यूचर में मेरे पास ये चीज़ कम मत रहे। तो कभी-कभी चीज़ों का ना होना भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि लाइक ये बोलना चाहिए जैसे मान लो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मेरे पास में ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास में ये वाला फ़ोन नहीं है, तो मैं इतना पढ़ूँ कि या इतना काम करूँ कि फ्यूचर में अपने से अर्न करके खुद भी खरीदूँ, अपने घर वालों के लिए भी खरीद सकूँ। वो एक अलग चीज़ है। आजकल के पेरेंट्स ना बोलना चाहिए हम लोग बेटा-बेटी पैदा नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजा-रानी पैदा कर रहे हैं, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा पहले से ही आगे-आगे पैम्पर कर दे रहे हैं, सर्व कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग आते मेरे पास हर दिन एक ना एक पेरेंट्स आएँगे कि सर मेरा बच्चा ना बहुत होशियार है, बस पढ़ता नहीं है, ठीक है? अगर पढ़ना चाहेगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। बट बात ये है कि चाहना तो उस बच्चे को ही पड़ेगा। आप कितना भी चाह लो, ठीक है? मेन मेहनत तो उसी को करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसी है सोशल मीडिया में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूँ, कंटेंट ना वहाँ पर बहुत सारा है ऑलरेडी। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो एक चैनल नहीं हज़ारों चैनल है, ठीक है? और एक में समझ नहीं आया तो दूसरे में तो समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। गड़बड़ ना पढ़ने वाले की तरफ से ही होती है कि वो पढ़ते-पढ़ते बीच में ट्रेलर आया किसी मूवी का, वो उधर निकल गया फिर 2-3 घंटा कहाँ जाएगा पता नहीं चलने वाला। लेकिन अगर वो बच्चा उस चीज़ को लेके स्टिक है, ईमानदारी के साथ में कि मैं ये वाली चीज़ करने बैठा हूँ, आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, इसके पहले मैं बिल्कुल इधर-उधर नहीं जाऊँगा। तो बच्चा बिल्कुल ऑनलाइन में भी पढ़ के बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकता है, बशर्ते वो बच्चा खुद उस चीज़ के लिए ईमानदार रहे। अब कुछ लोग ना कोशिश करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ, उसके लिए पढ़ते भी हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा-सा थकान लगती है, डिस्ट्रैक्शन आता है, तो बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं। बाद में उनको रिग्रेट भी होता है कि मैं ये चीज़ गलत कर डाला करके या ये मेरे को इतने दिन में कवर करना था, मैं नहीं कर पाया करके। अब बात यही है कि अगर करना है, तो अपने आप को तो कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा, है ना? दुनिया बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? अगर रिज़ल्ट लाना है, तो अपने आप को कंट्रोल बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा। पेरेंट्स कितना ही आपके सामने बच्चा ऐसे टैब शिफ्ट करेगा, आपको हवा नहीं लगेगी। आप जानोगे ही नहीं कि वो क्या देख रहा था और क्या कर रहा, अभी अचानक से क्या कर रहा है करके, आप पता ही नहीं लगा सकते। ये वाली सब आता है आजकल। मतलब अभी की जनरेशन से ज़्यादा बच्चों की जनरेशन ज़्यादा जानती है। हुँ, हाँ, जी। अ,
मैम मेरे हिसाब से तो इसका कुछ खास ऐसा बेनिफिट नहीं है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे बोल रहे हैं, है ना? 10th स्टैंडर्ड में जैसे साइंस होती है, ठीक है? फिज़िक्स नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं होती, बायो नहीं होती। अब जैसे मैं अगर फिज़िक्स की बात करूँ, तो 10th स्टैंडर्ड में 4 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, बायो के 6 चैप्टर हैं। तो अब 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में कितने आएँगे? 2 चैप्टर आएँगे, ठीक है? 2 चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा 6 महीने, 2 चैप्टर पढ़ेगा बच्चा 6 महीने, उसमें क्वेश्चन है गिन के 20, तो मैं तो वैसे भी याद करवा ही डालूँगा। मैं क्या कोई भी याद करवा लेगा, ठीक है? वो बच्चा भी आराम से याद कर लेगा, मुझको पहले से ही पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। मैं जान ही रहा हूँ क्या आएगा पेपर में, बच्चा भी जान जाएगा क्या आएगा पेपर में, क्योंकि 2 महीने अगर मैं बार-बार टेस्ट ले रहा हूँ, वो बार-बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे को आप 2 चैप्टर पढ़ा रहे हो, 2 चैप्टर याद करा रहे हो और 2 चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, उसमें मार्क्स भी आ जा रहा है, तो बच्चा इम्प्रूव कहाँ किया? वो चीज़ मेरे हिसाब से तो पहले ही बेटर थी कि एक साथ पूरे सिलेबस का एक एग्ज़ाम होता था, बच्चा साल भर पढ़ा, कुछ लोग वक़्त के साथ भूल गए, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज़ हुआ, तो उसमें बच्चे को हैबिट होती थी कि मैं एक बड़ा लेंथी सिलेबस एक साथ कवर कर सकता हूँ। अभी 10th स्टैंडर्ड में ये होगा कि वो कुछ पोर्शन पहले पढ़ेगा, कुछ पोर्शन बाद में पढ़ेगा, फिर वो 11th स्टैंडर्ड आएगा। 11th स्टैंडर्ड में 20 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, ठीक है? हाँ, 2 से सीधा 20 भागेगी कहानी, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं कि वो तो 10-10 चैप्टर में नहीं आ रहे हैं, वो तो पूरा एक बार में आ रहे हैं और 11th का सिलेबस वैसे ही बहुत वास्ट है। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जो उस बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ेगी ना, वो असली प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी। तो एज़ अ रिज़ल्ट होगा ये, आप देखिएगा 1-2 साल के बाद नहीं होगा। 10th स्टैंडर्ड में बढ़िया मस्त मार्क्स आया करेंगे सबके और 11th स्टैंडर्ड में कहीं खराब होगा रिज़ल्ट इन बच्चों का। बिल बिल्कुल, जो आदत चाहिए बच्चों को 11th में प्रिपरेशन के लिए, वो तो आदत पूरी छूट गई है। से इट्स नॉट अबाउट रिज़ल्ट, इट इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट एंड ये है कि उनकी एक आदत में शामिल रहना चाहिए। ये उनकी एक हैबिट होनी चाहिए कि मैं एक साथ इतना सिलेबस हैंडल कर लेता हूँ। आप आदत छुड़वा दोगे, तो आदत छूट जाएगी, सीधी-सी बात है। फिर अचानक से बोलेंगे हम कि लो भैया 2 नहीं अब 20 करना है, तो वो रिज़ल्ट खराब करेगा ही करेगा बच्चा। बच्चे और स्ट्रेस में हो गए। हाँ, वो परेशानी ही होगी घूम फिर करके और गवर्नमेंट बीच-बीच में ऐसी कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट करती है, फिर 2 साल के बाद फिर बदल भी देती है वापस उसको और मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ ज़्यादा लंबा चलेगी। ये 1-2 साल, 3 साल के बाद में ना वापस पुराना आ जाएगा, देख लेना मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, क्योंकि बच्चा अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो फिर मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का। बच्चों का जो माइंडसेट होता है, टॉपर बच्चों का अलग होता है, जो बच्चे एवरेज हैं उनका अलग होता है। लेकिन हम जब कोचिंग में पढ़ते हैं तो बच्चे तो सारे एक साथ पढ़ते हैं कोचिंग में, तो बच्चे कैसे कोप कर पाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं उनका माइंडसेट और जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं उनका माइंडसेट, कहीं ऐसा होता है कि क्लैशेस होते हैं? यहाँ जो कम एवरेज बच्चे हैं वो कहीं खुद को ऐसे कि हम कहीं कम हैं, ऐसा फ़ील करते हैं? नहीं मैम देखिए इसमें ना नेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है इनका। मैं मोस्टली स्मार्ट बच्चों का एक नेचर कॉमन जो नोटिस करा हूँ, कुछ ही रहते हैं जो ज़्यादा उचकते हैं, मतलब लाइक पहले से आगे-आगे से आंसर करेंगे। बाकी मोस्टली ना शांत रहते हैं। आंसर आ गया, चुप बैठे रहेंगे अपना, नहीं बताएँगे कि आंसर आ गया करके। मैं पूछूँगा किसका-किसका आंसर आ गया, तो हाथ उठा देंगे भले, कि हमारा आ गया, आप जाके देख लो, ठीक है। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल में एक आध बच्चा ही आता है कि मैं क्वेश्चन खत्म किया, वाज़ लाइक पूरा आंसर इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, ऐसे वाले बहुत कम रहते हैं। तो ज़्यादातर वो बच्चे जो स्मार्ट हैं, वो ना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपना बनाने के बाद खामोश रहते हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बनाने का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। और मेजॉरिटी स्ट्रेंथ जो रहती है क्लास में, वो मीडियम रेंज की रहती है। कि लाइक वो इंस्टेंटली नहीं बना पाएगा, लेकिन हाँ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड में वो बना के आंसर दे देगा। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन में भले आपसे पूछ लेगा कि सर यहाँ पे ये वाली लाइन में डाउट है। आप 1-2 बार गाइड करोगे, तो बच्चा बना लेगा, ठीक है? हर क्लास में उन्हीं लोग बस नहीं बना पाते, जिनका फोकस नहीं रहता है। इक्के-दुक्के रहते हैं, तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, है ना? भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाया है, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है, है ना? अब उनका फोकस ही नहीं रहता है उतना ज़्यादा, तो वही बच्चा बस खराब करेगा, बाकी 95% स्टूडेंट ना बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बना पाते, बिल्कुल बना लेते हैं। और सबसे ज़्यादा एक हैबिट मेरे हिसाब से बच्चों को अपने साथ ये लगानी चाहिए कि अगर आप कमज़ोर हो,
और आपको लगता है कि आप वीक हो, तो आपको ना क्लास में जो सबसे होशियार है उसके आजू-बाजू बैठ जाना चाहिए या उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। आप सिर्फ फ्रेंडशिप कर लो, कुछ मत करो उसके अलावा। आपका रिज़ल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साइड में बैठा है। जब वो बना लेगा ना, तो वो देखेगा अपने बाजू वाले को कि ये क्या कर रहा है। अगर उसका नहीं बना है ना, तो वो बच्चा इस बच्चे की हेल्प करेगा। आपका पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है, 2 बार हेल्प करेगा ना, तो तीसरे बार आप खुद बना लोगे। और जब सारे टॉपिक में यही होगा ना कि जब 2 बार आप नहीं बना पाया, उसने आपकी हेल्प किया, तीसरी बार आप खुद बना लोगे। धीरे-धीरे कब आपका पूरा सिलेबस खुद ब खुद बनने लग जाएगा, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए वाली पोज़ीशन में आप कब पहुँचोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, खराब लोगों के साथ रहोगे तो खराब हो जाओगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, वो खुद ही ना पढ़ने वालों के साथ दोस्ती कर लेते हैं अपनी। और जिन लोगों को एकदम ही मस्ती करना है, वो अपना अलग से ग्रुपिंग करके अपना रिज़ल्ट खुद ही खराब करते हैं, उनमें कोई दूसरा नहीं करता उस चीज़ को। इसीलिए कहते हैं ना, संगत बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होती है, फ़ियर ऑफ फेलियर। तो ये कैसे बच्चों ने कोप करना चाहिए इस चीज़ से? मैम, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, अभी के टाइम में तो ये कम हो गई है, ठीक है? अभी के बच्चों को उतना ज़्यादा डर नहीं लगता कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके। मुझको आज भी याद है, मैं 12th स्टैंडर्ड में जब खुद था, मुझको भिलाई भेजा गया था मामा के घर पढ़ने के लिए, ठीक है? तो हाफ ईयरली का रिज़ल्ट निकला था। मैं हिंदी में और इंग्लिश में पास था बस। 12th बोर्ड बता रहा हूँ ना आपको, 12th दिसंबर में प्री बोर्ड हुआ था और मैं हिंदी में और इंग्लिश में पास था। एक में 45 आया था, एक में 54 आया था, ठीक है? और फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, तीनों के तीनों में मेरे बहुत ख़राब नंबर आए थे, पास नहीं हुआ था, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरी हैबिट थी, 10 बजा मतलब मैं सो जाता था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो, कुछ भी हो जाए, मैं सो जाता था। रात में ना जब मैं सोता, क्योंकि ना देखो, बात ये है, मैं एक छोटे से शहर से भिलाई आया था पढ़ने के लिए। तो मेरे सारे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों को ये पता था कि अशरफ को पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स बाहर भेजे हैं, ठीक? मैं जैसे ही सोने के लिए आँख बंद करता था ना, तो मेरे को तुरंत ये याद आता था कि अगर रिज़ल्ट खराब आया और उन लोग कहीं मेरे को हँसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना, सच बता रहा हूँ आपको, मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है कि खराब है। लेकिन हाँ, इस बात से मुझको तो फ़र्क पड़ता था कि दूसरा मेरे ऊपर मत हँसे या मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को मत बोल दे कि इसको तुम लोग पढ़ने के लिए बाहर भेजे थे, इसके पीछे तुम खर्चा कर रहे थे, ये डिज़र्व ही नहीं करता, ये लायक ही नहीं है टाइप। तो आँख बंद करने के बाद ना ऐसे हड़बड़ा के नींद खुल जाती थी, ठीक है? कि लाइक ये क्या होगा? ये कैसे होगा टाइप का, कि रिज़ल्ट खराब हो गया तो क्या बोलूँगा? कैसे उस चीज़ को फ़ेस करूँगा करके। तो ये वाली चीज़ ना बच्चों के साथ में, कुछ बच्चों के साथ में होती है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बिल्कुल अभी भी होती है। तो मैं अपने टाइम में जो किया था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं शायद शुरू के 3-4 दिन सिर्फ़ प्लानिंग किया था कि क्या करना है, कैसे करना है और कितने दिन में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है? मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि इतना नंबर लाना है या वो करना है, ऐसा ये। मैं हर सब्जेक्ट में ना गोल सेट किया था, मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है, इतने नंबर लाने के लिए सिलेबस में ये वेटेज है, इसमें इतना-इतना आएगा, पूरी प्लानिंग एकदम अच्छे से। 2-3 दिन पढ़ना छोड़ के सिर्फ़ प्लानिंग किया हूँ मैं, सच बता रहा हूँ आपको, है ना? मैं पूरा अपना स्ट्रैटेजी बनाया, उसके अकॉर्डिंगली पीवाईक्यू उठाया और उसके बाद जो पढ़ना शुरू करा हूँ उसके बाद से, ठीक है? कि लाइक ये कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना है। देखो 2 चीज़ें हैं, जो आप सवाल पूछे उसका 2 चीज़ हो सकता है ऑप्शन। अगर किसी बच्चे को डर लग रहा है, तो 2 चीज़ें कर सकता है। पहला, डर के हार मान ले, छोड़ दे उस चीज़ को, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, रोग आके बैठ जाए, घर में अपने तबीयत खराब कर ले। होता है बहुत सारे बच्चों को तबीयत खराब हो जाती है एग्ज़ाम के जस्ट पहले। बाद में पेरेंट्स फिर एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी वो बहुत अच्छा लाया, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लाया, ठीक है? वो अपने मन में सोचेगा उसकी तबीयत खराब होगी, एक्चुअल में खराब होगी अगर वो टेंशन लेगा तो। दूसरा ऑप्शन है कि उसके अगेंस्ट ना एक स्ट्रांगली माइंडसेट के साथ भिड़ जाओ कि नहीं, दूसरे लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, दूसरे लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कितना लायक हूँ, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। मेरी नज़र में मेरी ये वैल्यू है, मैं मिनिमम टू मिनिमम इतना नंबर लाऊंगा, इतना तो मैं कम से कम लायक हूँ कि इससे ज़्यादा तो मैं ला ही सकता हूँ। कुछ लोग क्लास में रहते हैं ना, उनको देख के लगता है इस लड़के से ज़्यादा नंबर तो मैं लेके ही लाऊंगा, इतना तो मैं ला ही लूंगा करके।
वो वाली चीज़ जहाँ आपके मन में आई, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो उसके बाद देखो इस चीज़ का ना 2 चीज़ था जो मैं आपको बताया। पहला मैं गिव अप कर दूँ, दूसरा मैं उस चीज़ को एज़ अ पावर इस्तेमाल करूँ अपनी पढ़ाई में कि मैं साबित करके दिखाऊँगा। और जहाँ आपके मन में ये आया कि मैं करके दिखाऊँगा कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ़ मैटर करता है कि मैं खुद क्या सोचता हूँ अपने बारे में। और जहाँ मैं चीज़ अपने मन में ला लिया कि मेरे को साबित करके दिखाना है करके, तो फिर इंसान साबित करके दिखा ही देगा। उस चीज़ का उल्टा इंप्रेशन ये पड़ जाएगा, आपका रिज़ल्ट जितना आने वाला था उससे ज़्यादा आ जाएगा। मेरे 12th स्टैंडर्ड में आफ्टर दैट अराउंड 84-83 सब परसेंट समथिंग कुछ रिज़ल्ट आया, ठीक है? एंड फिज़िक्स में 75 मार्क्स का हमारे टाइम में पेपर होता था। आई गॉट 73 ऑन इट। उसमें भी 2 नंबर इसलिए कटा था क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल गलत बना के आया था 2 मार्क्स का। नहीं तो मेरा आधा नंबर भी पूरे सब्जेक्ट में कहीं कोई नहीं काट सका था, जिस सब्जेक्ट में फेल था, ठीक है? मेन बात ये है फिज़िक्स मुझको पसंद थी। मुझको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। देखो, अगर मैं एक बार नहीं कर पाया किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ सिर्फ़ मेरे ऊपर लागू नहीं होती, ये चीज़ हर बच्चे के ऊपर लागू होती है, हर हर इंसान के ऊपर लागू होती है कि अगर मैं एक बार किसी चीज़ में फेल हो गया, तो वो चीज़ ये डिसाइड नहीं करेगी कि मैं पूरी फ्यूचर में अपनी पूरी लाइफ़ में फेल होते रहूँगा। अगर मैं एक बार गलती कर दिया हूँ, अब मेरे मन में ये है रिग्रेट है कि मैं ये गलती कर लिया हूँ, अब मेरा ये है कि मैं इस चीज़ को सीख के अपने आप को साबित करूँगा और आगे करके दिखाऊँगा करके। तो वो इंसान करके दिखा देगा, उसमें फिर कोई रोक नहीं सकता उस इंसान को फिर। अपने अंदर जगाना पड़ता है वो जुनून कि हम कर स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट को अपने अंदर कौन सी एक हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है? मैम मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। हम लोग भी जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे टाइम टेबल बनाओ। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा ना टाइम टेबल बनाता ज़रूर है, बट फ़ॉलो नहीं करता, ठीक है? तो मेरा बोलना ये है कि बनाओ तो सही, 10 दिन फ़ॉलो नहीं करेगा, 4 दिन फ़ॉलो करेगा, 4 दिन तो करेगा। उस 4 दिन में ना वो बाकी के 10 दिन से ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है? तो आप ये सोच के कि वो करेगा नहीं, इनिशियल पहला कदम भी नहीं बढ़ाओगे, तो वो करेगा ही नहीं, फिर 100 बात की एक बात ये है। आप बनाओ टाइम टेबल, है ना? अगर नहीं बनता अपने स्कूल के टीचर से बनवाओ, अपने कोचिंग के टीचर से बनाओ, एज़ अ पेरेंट खुद बैठ करके बात करके बनाओ। और टाइम टेबल बनाने टाइम पे क्यों नहीं फ़ॉलो होता, मैं आपको सबसे बड़ा मेन रीज़न बता रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे ना या ज़्यादातर पेरेंट्स जो टाइम टेबल बनाते हैं, वो ऐसा बनाते हैं कि उसमें फुल पढ़ने का टाइम रहता है। उसमें फ्री वाला टाइम नहीं रहता। उसमें ना बच्चे से बार-बार पूछना चाहिए, स्कूल जाने के पहले कितने देर का ब्रेक चाहिए? स्कूल से आने के बाद कितनी देर का ब्रेक चाहिए? कोचिंग से आने आने के बाद कितनी देर का ब्रेक चाहिए? रात में खाना खाने के बाद कितनी देर का ब्रेक चाहिए? 1 दिन में कितनी देर मोबाइल उसी से पूछो, कितने देर मोबाइल चलाएगा भाई बता दे, कितनी देर क्या करना है? तो वो ना उसके टाइम टेबल में आप पढ़ाई के हिसाब के अलावा, आप उसकी बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल को बनाओ, देन आफ्टर पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट बीच-बीच में फीड कर दो। और सब्जेक्ट फीड करते टाइम पे एक ही चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, अर्ली मतलब सुबह अगर वो पढ़ता है, कुछ बच्चे ना सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं। अगर वो बच्चा रात में जल्दी सोना चाहता है, तो रात में लेट अगर वो जग के पढ़ रहा है, तो उसको मैथ्स या फिज़िक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे उसको नींद नहीं आएगी। अब रात के 1 बजे वो बायो पढ़ने बैठेगा, 101% वो 2 बजे तक अगर पढ़े रहता, तो वो साढ़े 11 बजे तक सो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है। तो आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट को लेट नाइट नहीं पढ़ना है। सो के उठने वाला सुबह बैठ के पढ़ने वाला बच्चा है, आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहे हो, आपको उस टाइम मैथ्स बनानी ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो लर्न करने वाला है, जो याद करने वाला है, सुबह-सुबह बढ़िया याद होता है। तो आप सुबह उठे हो, तो वो कर लो। तो ये रूटीन ना बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस रूटीन के साथ पढ़ना चाहता है। हम टाइम टेबल बनाने के टाइम में इतना टफ टाइम टेबल बना देते हैं कि वो बच्चा 2 दिन 3 दिन करेगा, फिर चौथे दिन बोलेगा नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करूँगा करके। या एक और गंदी आदत है कि अभी के टाइम पे ना बच्चे इवन पेरेंट्स भी, बच्चों को ही क्या बोलूँगा, अगर किसी दिन हॉलिडे पड़ा ना तो मस्त 10 बजे 11 बजे तक ही सो जाते हैं, सब के सब। अब पेरेंट्स सो रहे हैं तो बच्चा तो सोएगा ही ना। अब फिर सुबह उठ के पेरेंट्स बोलेगा कि तुम सुबह 6 बजे से उठ के क्यों नहीं पढ़, अरे भैया आप खुद नहीं उठे हो, तो वो कहाँ से उठ के पढ़ेगा, ठीक है? तो अगर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा सुबह उठ के पढ़े, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि उसको खुद उठना पड़ेगा, उसके सामने में, खुद उठ कर के कोई दूसरी चीज़ करेगा, तो बच्चे को वो बोल सकता है कि मैं उठ रहा हूँ सुबह, तुम भी उठो। तो बच्चा उस चीज़ को एक बार करना शुरू करेगा और हैबिट डालोगे तो हैबिट डलेगी, है ना? यूजुअली क्या होता है लोग अचानक से ना 11th-12th में जागते हैं,
कि अब से बेटा तुम ऐसे करोगे, तो बच्चा बोल देता मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा। जबकि सबसे सही तरीका क्या है मालूम? जब वो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में गया, 8th स्टैंडर्ड में था, आप 8th स्टैंडर्ड में उसका रूटीन बना दो कि वो 1 घंटा रोज़ पढ़ेगा। 9th में कर दो कि वो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा। 10th में कर दो कि वो 2.5 घंटा पढ़ेगा। धीरे-धीरे आप उसके टाइम को बढ़ाओगे ना, उसकी सिटिंग का एक टाइम फिक्स रहेगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ता हूँ। आपके बिना बोले वो बच्चा उस टाइम पे पढ़ना शुरू कर देगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा आने लग जाएगा, आप हेडेक फ्री रहोगे, एकदम हैसल फ्री, आपका पूरा काम निकल जाएगा। आप रूटीन मत डालो बच्चे का कि जब तुम फ्री हो तो तुम पढ़ लो, बाकी टाइम तुमको जब मन कर रहा है तुम मोबाइल चला लो। आप ऐसा वाला रूटीन रखोगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली उसका मोबाइल चलाने का तो टाइम रहेगा, पढ़ने का टाइम कभी नहीं रहेगा। वो पढ़ने के नाम पे होमवर्क कंप्लीट करेगा स्कूल का एंड देन बोलेगा कि मैं अभी 2 घंटा पढ़ाई किया हूँ, जबकि वो 2 घंटा ना स्कूल की कॉपी कंप्लीट किया है, उसका उसके भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ये है। जी। करेक्ट एज क्या होती है बच्चे के लिए कि वो अपना सब्जेक्ट चूज करे? आई गेस 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में हर इंसान इतना मैच्योर हो जाया रहता है कि उसको ये समझ में आने लग जाता है कि ये वाला पोर्शन मतलब ये वाली फील्ड अच्छी है, ये वाली फील्ड अच्छी है एंड कुछ लोग ना कैरियर डिसाइड करते हैं पोजीशन देख करके या जॉब देख करके। ये बहुत बड़ी गलती है कि लाइक अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं बायो लूँगा, वो अगर इसलिए बोल रहा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो गलती कर रहा है, ठीक है? अगर कोई इंसान मैथ्स ले रहा है ये बोल के कि मेरे को इंजीनियर बनना है, तो भी वो गलती कर रहा है। अगर मान लो कोई इंसान बोलता है मैं मैथ्स लूँगा क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, तो वो एकदम सही फील्ड में जा रहा है। क्योंकि मैथ्स में सिर्फ एक इंजीनियरिंग नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बायो में भी सिर्फ एक डॉक्टर बनना ही ऑप्शन नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चूज़ करो, खुश होके उस चीज़ को पढ़ो। दूसरों के मुकाबले आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे ही आएँगे। क्यों? क्योंकि दूसरों ने किसी चीज़ को देख कर के वो चूज़ किया है और आप अपनी पसंद देख कर के उस चीज़ को करे हो। तो आप तो उनसे बेटर करोगे ही करोगे। ये नेचर है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम अपना पैशन फ़ॉलो करने के बजाय में किसी चीज़ को, किसी पोस्ट को या पैसे देख कर के हम कोई चीज़ अगर ले रहे हैं, मान लो मैं मैथ्स करने के लिए बना हूँ और मैं देखा डॉक्टर बनने में बढ़िया फ़ायदा है, तो मैं बायो ले लिया, ठीक है? अब मेरे को मैथ्स पसंद थी, लेकिन मैं बायो ले लिया। हो सकता है मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ, बट मैं वैसा डॉक्टर नहीं बनूँगा जैसा मैं बन या दूसरा कोई बनेगा, ठीक है? ये वाली चीज़ है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि करियर चॉइसेस बेसिक अगर हम देखें तो दो ही है चॉइसेस। आजकल पेरेंट कहते हैं बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। ये पेरेंट्स और बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसके लिए उन्हें गाइडेंस कहाँ से मिले? मैम देखो, हम लोग जैसा कि बोलना चाहिए, अगर हमको कोई चीज़ खरीदनी है, अगर मुझको फ़ोन खरीदना है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक शॉप पे जाऊँगा, उससे पूछूँगा कि भैया ये कितने का आएगा और सीधा खरीद के आ जाऊँगा। ऐसा तो नहीं करूँगा। क्या करूँगा, गूगल में सर्च करूँगा, अमेज़न खोलूँगा, फ्लिपकार्ट खोलूँगा, स्नैपडील खोलूँगा, 25 जगह रेट ढूँढूँगा। फिर लोकल स्टोर्स मेरे रेट पता करूँगा कि कितने का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो जब मैं उस चीज़ के लिए इतनी रिसर्च कर सकता हूँ, तो एज़ अ पेरेंट ये मेरा फ़र्ज़ है कि जब मुझको पता है कि मेरा बच्चा मैथ्स लिया है, तो मेरे पास 2 साल का टाइम है, पूरी 11 और पूरी 12th, ठीक है? मेरा ये काम है कि मैं एज़ अ पेरेंट गूगल में सर्च करूँ कि आफ्टर 12th मैथ्स लेकर के मेरा बच्चा क्या-क्या कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को ना मैथ्स में सिर्फ़ इंजीनियरिंग ही दिखती है, ठीक है? आर्किटेक्ट भी तो है, बी आर्किटेक्ट भी है, ठीक है? मतलब आपको गिनाने बैठूँगा ना, तो 30-40 चीज़ें हैं, जो कर सकता है बच्चा, ठीक है? तो लोगों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं पता कि कहाँ पे कौन-सी यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ कैसे होगी, किस चीज़ को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, इंसान खुद गूगल करेगा, सब्जेक्ट चूज़ करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, फिर अपने बच्चे के साथ बैठे, फिर बोले भाई ये है, ये करेगा। अब बच्चा बोला मैं बीएससी नहीं करूँगा, काटो उसको। फिर ये हो सकता है, ये करेगा, नहीं करूँगा, काटो उसको। उसमें से आप 5 या 6 फ़िल्टर करके रखो। उस 5 या 6 में आप चूज़ करो कि इसमें ज़्यादा बेटर कौन-सा है। बच्चे से भी पूछो कि वो क्या करना चाहता है। आप अपना भी देखो, अब जैसे एक पायलट का ऑप्शन है कि बच्चा पायलट का कोर्स कर सकता है। बच्चे से पूछोगे बोलेगा हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। 42 लाख की फीस है 1 साल की। जैसे ही फीस सुनेगा पेरेंट्स बोलेगा मेरे बजट से बाहर है। टू बी ऑनेस्ट, है ना? अब उसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि ये वाली चीज़ को ऐसे करेगा, तो यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो फिर वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकता है।
तो बात ये ना, आप खुद जानोगे, तब तो उसको बताओगे, तब तो वो करेगा, तब जाके कुछ होगा। लेकिन हम अचानक से ऑल ऑफ सडन 12th पास होने के बाद अचानक से पेरेंट्स जागते हैं कि अब क्या होगा? आपको 2 साल पहले जाग जाना था। उसमें कहीं न कहीं बच्चे से ज़्यादा गलती उस पेरेंट्स की है कि वो कभी उस चीज़ को लेके डिटेल में ब्रीफिंग करे ही नहीं। उन्होंने जैसे ही मैथ्स लिया, उनको पता है कि 2 साल के बाद ये होना है। कुछ करियर ऑप्शन आप चूज़ करके रखो, छाँटो, फ़िल्टर करो, उन चारों में जो उसके लिए बेस्ट हो सके, जहाँ उसको सीट मिल रही है। ऐसा भी नहीं मैम कि आप चूज़ करे हो, तो आपको वहाँ सीट मिल जाएगी। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाओ तीनों चारों का। हो सकता है एक में नहीं हुआ, दूसरे में हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हो गया, है ना? नो डाउट इसमें किस्मत भी मैटर करती है, कहीं न कहीं। बट आप कोशिश तो करो। आप कोशिश ही नहीं करोगे, सीधा एक बार में लेके गए, चलो मैं ये वाले कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ, करवा देती हूँ। वहीं पढ़ेगा बच्चा फिर, और क्या। ये वाली चीज़ है। पेरेंट्स कोचिंग क्लासेस ढूँढने में जितनी मेहनत कर उतनी मेहनत कॉलेज ढूँढने के लिए नहीं करते, कॉलेज ढूँढने के लिए नहीं करते। तो आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि किसी और को देख कर के अपने बच्चे का भविष्य बिल्कुल डिसाइड मत करिए। नहीं तो आप उसका भविष्य कहीं न कहीं खतरे में ला रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। और बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप अपना पैशन फ़ॉलो करो, अपना बेस्ट करो, और अगर आप बोल रहे हो अपने पेरेंट्स को कि मैं ये वाली चीज़ करना चाहता हूँ, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप करो, करके अपने घरवालों को, अपने रिश्तेदारों को, जो लोग आपके ऊपर हँसते हैं, उन लोगों के सामने में खुद को ऐसा साबित करो कि जो आपकी पीठ के पीछे बुराई भी करते हैं ना, वो बाद में आपकी तारीफ़ करने लग जाएँ। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, होपफुली ध्यान देने लगेंगे। थैंक यू सो मच।